हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो है प्लेटो से। प्लेटो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाते हैं वो आज मैं करवाऊंगी। तो मैं जितने भी इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं वो सब मैं करवा रही हूँ। और आज का टॉपिक है प्लेटो प्लेटो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। तो प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो अरिस्टोक्लेस था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या अरिस्टोक्लेस था। प्लेटो नाम किसने दिया था, तो ये उनके जिम टीचर ने दिया था, जिसका अर्थ है कि चौड़ा कंधा। तो याद रखिएगा कि अरिस्टोक्लेस प्लेटो का ओरिजिनल नेम था। फिर दूसरा है प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है। तो उन्होंने अपने बुक में कौन सी पद्धति यूज की है, तो निगमनात्मक यूज की है और द्वंद्वात्मक। और यही जगह पूछा जाए अरिस्टो की पद्धति क्या थी, तो वो आगमनात्मक पद्धति यूज करता था। तीसरा है अकादमी। जैसे कि आप सबको पता होगी कि द अकेडमी करके प्लेटो ने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो कब हुआ था, तो 387 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एक अकादमी शुरू की थी, जिसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। अगली है प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति द रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, तो कंसर्निंग जस्टिस। द रिपब्लिक जो है न्याय से संबंधित, जो उन्होंने अपनी जस्टिस की थ्योरी दी है वो द रिपब्लिक में ही दी है, जिसका द रिपब्लिक में उन्होंने आदर्श राज्य आइडल स्टेट की बात की है वो इसी बुक में की थी। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो की अंतिम पुस्तक कौन थी। तो जैसे कि मैंने तीन बुक पहले ही बताए हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्लेटो वाले टॉपिक में कवर करवाए हैं। तो पहली कौन सी थी, द रिपब्लिक थी। दूसरी द स्टेटमैन, फिर तीसरी द लॉज थी। तो सबसे आखिरी पुस्तक थी द लॉज। इसमें इन्होंने कानून के शासन को प्राथमिकता दी है। जैसे कि पहले बताया है कि द रिपब्लिक में उन्होंने जस्टिस की बात की है, आइडियल स्टेट की बात की है। फिर उन्होंने द स्टेटमैन में उन्होंने शासन के वर्गीकरण की बात की है, जो आइडल राजा होता है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में द स्टेटमैन में बात की है। तो ये तीनों में पूछा जाता है कि तीनों बुक में उन्होंने क्या क्या बताया है, तो याद रखिएगा। देखिए जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है, तो ध्यान से उसको भी सुनिएगा। अगली अगला है स्टेटमेंट। पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो वो जो स्टेट की क्लासिफिकेशन है वो उन्होंने शासकों की संख्या के आधार पर किया है, जिसमें शासक की संख्या के आधार पर, जैसे कि एक व्यक्ति का शासन होगा तो राजतंत्र होगा। दूसरा उन्होंने बताया था कुछ लोगों का शासन होगा तो अभिजात तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। फिर डेमोक्रेसी को उन्होंने कहा बहुत से लोगों का जब शासन होगा तो वो डेमोक्रेसी होगी। तो ऐसे ही उन्होंने शासकों की संख्या के आधार पर बताया है। फिर अपोलॉजी अपोलॉजी उनकी बुक है, वो किसकी रक्षा में लिखा गया ग्रंथ है, तो ये सुकरात से रिलेटेड है, उनके मृत्यु दंड से रिलेटेड है और जो मुकदमे चले थे उससे, तो इसी बुक में उन्होंने बताया है। अगली है उनकी जो एलगरी ऑफ केव्स की कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फिर है अगला कि प्रत्यय। देखिए प्रत्यय को विचार कहते हैं, आइडियाज इसी को बोला जाता है। तो अगर आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रत्यय क्या है। याद रखिएगा आइडिया को भी प्रत्यय बोलते हैं या विचार बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रत्यय ही वास्तविक है या किसने कहा है। तो प्लेटो, जैसे कि आपको पता होगा कि प्लेटो आइडिया को रियल मानता है, आइडिया रियल है, बाकी जो ये वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है वो एक इमेजिनरी है, वो एक शेडो है हमारे विचार का। तो वो जो प्लेटो है वो विचार को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुफा का रूपक एल्गरी ऑफ केव क्या दर्शाता है। तो यह अज्ञानता से ज्ञान की ओर संक्रमण बताता है कि अज्ञानता से ज्ञान मिला है। जैसे कि एल्गरी ऑफ केव का क्या कॉन्सेप्ट था कि गुफा में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं और पीछे जो उसके साइड है वो कुछ पुतले रखे हैं कुछ जानवरों के, और पीछे प्रकाश के कारण प्रकाश आग जली होती है और उसके कारण सामने की दीवार पर प्रतिबिंब बनता है उन जानवरों को। और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति उस चित्र को देखकर, उस शैडो को देखकर उसे लगता है कि बाहर जानवर हैं। तो वो कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, वो बेड़ियों से बंधे होते हैं तो उसे तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर जाता है और देखता है कि एक्चुअली में तो ये एक पुतले रखे हैं। वही दिखा रहा है कि अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं वो अज्ञान है, उनमें से एक व्यक्ति ज्ञान की ओर जाता है। मतलब वो इस दुनिया को, इस इमेजिनरी दुनिया को छोड़ करके वो बाहर जाता है रियल वर्ल्ड में। तो वही है कि एल्गरी ऑफ केव क्या दिखाता है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर संक्रमण, कि कोई एक व्यक्ति, इस व्यक्ति को ही प्लेटो दार्शनिक वर्ग कहता है, दार्शनिक वर्ग ही बाहर की दुनिया ओरिजिनल वर्ल्ड को ढूंढेगा। तो अगला है कि डिवाइडेड लाइन विभाजित रेखा का सिद्धांत कहाँ मिलता है। तो द रिपब्लिक के छठे भाग में ही डिवाइडेड लाइन की सिद्धांत मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के जस्टिस पे।
पहला है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि एक व्यक्ति जो कार्य करने में सबसे निपुण है वही कार्य करे, और उन्होंने 3 वर्ग बताए थे। कौन-कौन से? पहला शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा क्या है? तो तीसरा उत्पादक वर्ग है। और ये तीनों वर्ग अपने-अपने काम निष्पक्ष तरीके से करें ही वही न्याय है। मतलब तीनों व्यक्ति अपना-अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जो है अ, हस्तक्षेप के, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें और कार्य को अच्छे ढंग से करें। तो यही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, उसी को जस्टिस कहते हैं। तो व्यक्ति देखिए 2 तरह की जस्टिस की बात करते हैं, एक राज्य में और दूसरे एक व्यक्ति में। व्यक्ति में जस्टिस कैसे बैलेंस रहेगा? तो कहते हैं कि जो आत्मा के 3 गुण हैं, वो बैलेंस रहेंगे। अगर एक व्यक्ति में 3 गुण आपस में संतुलित अवस्था में रहेंगे तो व्यक्ति न्याय का कार्य करेगा। और राज्य में न्याय कैसे रहेंगे? तो राज्य में जब तीनों वर्ग आपस में कार्यों का संतुलन बनाए रखेंगे तो राज्य में न्याय विद्यमान रहेगा। अपना निर्धारित कार्य या कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। आत्मा के 3 गुण के बारे में जो मैं कह रही हूँ कौन-कौन से हैं? तो आत्मा के 3 तत्व प्लेटो ने कौन-कौन से बताए हैं? रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट। ये तीनों आत्मा के 3 तत्व हैं, और जब यही बैलेंस रहेगा तो व्यक्ति में न्याय विद्यमान रहेगा। अगला है कि राज व्यक्ति का ही बृहद रूप है या राज व्यक्ति का ही विराट रूप है। किसने कहा है? तो ये प्लेटो ने कहा है। प्लेटो को बहुत जो है फेमस ये कथन है, और एक अरिस्टोटल का भी है, अरस्तु का, कि राज व्यक्ति से पूर्व है, ये अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? तो प्लेटो का न्याय जो है नैतिक और मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली से, कि रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा या किसने माना? तो रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना कितने चरणों में विभाजित है? तो 2 चरणों में। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक दी जाएगी, और जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा है वो 20 से 50 वर्ष तक दी जाएगी, और 50 वर्ष की जो शिक्षा होगी वो दार्शनिक लोगों के लिए होगी। अगला क्वेश्चन है कि दार्शनिक राजा की शिक्षा कितने वर्ष में पूर्ण होती है? तो अभी बताया कि 50 वर्ष में पूर्ण होती है। 35 वर्ष थियोरेटिकल चलेगा और 15 वर्ष प्रैक्टिकल। कुल 50 वर्ष तक दार्शनिक राजा की शिक्षा होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली में किन 2 राज्यों का मिश्रण किया? तो शिक्षा प्रणाली में एथेंस का और स्पार्टा का। तो मानसिक तौर पर एथेंस की शिक्षा प्रणाली का यूज किया और शारीरिक अनुशासन को स्पार्टा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद से रिलेटेड, और जो उन्होंने 2 साम्यवाद दिए थे, कौन-कौन से? संपत्ति और परिवार का त्याग। तो क्वेश्चन है कि प्लेटो का साम्यवाद किन वर्गों पर लागू होता है? तो ये संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। और कौन-कौन से होते हैं इनमें? तो शासक और सैनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग में रखते हैं प्लेटो। एक किसको नहीं रखते हैं? तो उत्पादक वर्गों को नहीं रखते हैं गार्जियन क्लास में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा शासक और सैनिक वर्ग को ही अभिभावक वर्ग में रखा जाता है। अगला है प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद का समर्थन क्यों किया है? तो 2 दिया था, एक परिवार का साम्यवाद और दूसरा संपत्ति का साम्यवाद। तो वही पूछा है कि परिवार का साम्यवाद का समर्थन क्यों किया? तो उन्होंने कहा परिवार के मोह से मुक्ति और श्रेष्ठ संतति के प्राप्त करने के लिए उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद का समर्थन किया। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि शासकों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, या किसका विचार है? तो ये भी प्लेटो का विचार है। अभी मैंने कहा ना कि प्लेटो 2 संपत्ति का साम्यवाद भी कहते हैं, तो वही है कि प्लेटो ने ही संपत्ति का साम्यवाद दिया था। ये स्टेटमेंट के रूप में दे दिया गया है क्वेश्चन। अगला है कि प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साम्यवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक एकता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। तो प्लेटो जब सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को साम्यवाद से दूर रहने की बात करते हैं, जब संपत्ति का अर्जन नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, तो वही बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा। और जब संपत्ति एकत्रित नहीं करनी होगी तो लोग निष्पक्ष भाव से, पहले देखिए परिवार का साम्यवाद देते हैं, जब परिवार नहीं होगा तो लोग किसके लिए संपत्ति का अर्जन करेंगे? तो दोनों को इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो शासक और सैनिक वर्ग होगा वो साम्यवाद को फॉलो करेगा, ताकि वो अपना परिवार नहीं बनाएगा तो संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी, और संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी तो लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो यही इसका साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो आई होप कि आपको साम्यवाद भी कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं है तो आप मेरी प्लेटो वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रहते हैं तो क्वेश्चन याद करने में आसानी भी होती है।
अगला क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे बुराइयों का अंत नहीं हुआ। किसने कहा है? तो ये द रिपब्लिक में कहा गया है, प्लेटो ने कहा था। देखिए, प्लेटो ही दार्शनिक वर्ग को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन कोई दार्शनिक राजा से रिलेटेड आता है तो वो प्लेटो का ही स्टेटमेंट होगा। फिर है कि दार्शनिक राजा की शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध क्या है? तो वो प्रतिबंध जो है वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों को नहीं बदल सकता है। यही एक प्रतिबंध है कि राजा जो है वो संविधान के मौलिक सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है, उसको नहीं बदल सकता। ये एक प्रतिबंध लगाता है प्लेटो राजा पर। फिर है कि सभ्य झूठ की अवधारणा क्या है? तो ये है कि इसकी अवधारणा का अर्थ है कि सभ्य झूठ क्या है? शासकों द्वारा समाज को एकजुट रखने के लिए फैलाया गया मिथ। मतलब अगर कोई राजा समाज को एकजुट रखने के लिए कोई झूठ फैलाता है तो उसे को ही सभ्य झूठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलोचनाओं से रिलेटेड है। तो देखिए, प्लेटो पर बहुत सारी आलोचनाएं, उसकी बेशक उसकी थ्योरीज बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके जो कुछ थ्योरी जैसे साम्यवाद है, शिक्षा पर बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं। तो जैसे कि साम्यवाद में क्या है कि लोगों ने कहा कि किसी एक वर्ग या किसी संरक्षक वर्ग से संपत्ति और परिवार का हक छीन लेना, ये कहाँ का न्याय है? इस तरह आप व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती। तो ऐसी बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई हैं। और शिक्षा पर भी कहा गया है कि इतनी लंबे समय तक 50-50 वर्ष तक की शिक्षा बहुत लंबी है। तो ऐसे उनकी आलोचनाएं बहुत फेमस हैं। तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? तो ये कार्ल पॉपर ने कहा है अपनी किस बुक में? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में कहा है कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु। अगला है कि संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के फुटनोट्स के समान है, या किसका कथन है? तो ये है A.N. व्हाइटहेड की। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के साम्यवाद की सबसे तीखी आलोचना किसने की है? तो उसके शिष्य ने ही उसकी सबसे तीखी आलोचना की है साम्यवाद पर। साम्यवाद का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। तो प्लेटो की जो है सबसे तीखी आलोचना साम्यवाद पर उसके शिष्य ने ही की है, अरिस्टो। देखिए, इसी बहाने क्वेश्चन पूछूं कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए हैं। तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अगला क्वेश्चन है लास्ट, कि प्लेटो को प्रथम फासीवादी किसने माना? तो ये कार्ल पॉपर और क्रॉसमैन जैसे विचारकों ने प्लेटो को प्रथम फासीवादी माना है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो लास्ट में जो जितने भी बुक्स प्लेटो की थी उनका मेन एम क्या था, इस पे फोकस करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो पहली है कि तीन ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो तीनों को मैं बता देती हूँ। द रिपब्लिक में आइडल स्टेट की बात करती हैं, जो प्लेटो ने आइडल स्टेट बताया है कि ऐसा होना चाहिए आइडल स्टेट, तो उसकी बात वो द रिपब्लिक में ही करते हैं। और उसमें शिक्षा पर उन्होंने, न्याय पर और साम्यवाद का कॉन्सेप्ट, ये सारे जो एक तरह से इमेजनरी कॉन्सेप्ट हैं वो रिपब्लिक में ही दिया था। तो आइडल स्टेट को भी एक तरह से इमेजनरी स्टेट में मानते हैं, क्योंकि ऐसा कोई राज्य या ऐसा आइडल स्टेट पॉसिबल ही नहीं है इस वर्ल्ड में। तो ये सब जस्टिस की बात करते हैं, शिक्षा पर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था और साम्यवाद पर जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं वो द रिपब्लिक में ही दिए हैं। फिर है कि स्टेटमेंट में उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है। देखिए, जो अभी मैंने बताए थे कि राजतंत्र, लोकतंत्र और अजातंत्र, ये सारे जो है स्टेटमेंट में ही दिए गए हैं। और फिर है कि आइडल राजा, एक आदर्श राजा के गुण क्या क्या होने चाहिए, तो वो भी स्टेटमेंट में ही दिया गया है ये। अगला द लॉस है। लॉस के टाइम पर प्लेटो कुछ कानून का शासन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए रिपब्लिक में भी उन्होंने कानून के बारे में कुछ नहीं कहा और स्टेटमेंट में भी उन्होंने कानून पर कोई विशेष फोकस नहीं किया है। लेकिन द लॉज में उन्होंने इसको सुधारा और कानून के शासन की बात की है, उप आदर्श राज्य की बात की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बुक्स वगैरह याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुक्स किस पर फोकस करते हैं। अभी पूछ लेगा कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो की किस बुक में दिया गया है, तो द रिपब्लिक में है। तो याद होगा तो आप कर लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया है उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट प्लेटो के रिवाइज हो गए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने वीडियो भी लाइक की होगी और चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि अब मैं टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है CU 80 PG में पूछे जाने के चांसेस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, और इसी बहाने आपके जो है कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।